Children, today we are going to learn how to find electric field of given charge system. And we will start with a simple charge system, that is electric dipole. This topic is very important for your board exam because question from this topic is alternately being asked in your paper. What is electric dipole? Electric dipole naturally जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रीली नेचर में नहीं मिलता बेटा. चार्ज प्लस और माइनस आसपास नहीं लाके रख दिए जाते कि वो डाइपोल बन जाए. इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बाउंड चार्जेस हैं जो बनाते हैं. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड at very small distance constitute an electric dipole. Right? जैसे NaCl, तुम्हें पता है कि Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में. तो अब सोचो तुम ये बॉन्ड की डिस्टेंस, इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी छोटी होती है. और क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वो प्लस चार्ज अक्वायर कर लेता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेता है. और ये बाउंड चार्जेस हैं जो एक डाइपोल बनाते हैं. सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल को ले लो. वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है. फिर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट करके रखता है तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ये एक डाइपोल हो गया. इसी तरह से ये बॉन्ड भी दूसरा डाइपोल हो गया. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्ट की वजह से चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं. ठीक, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये मटेरियल के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं. तो मटेरियल का बिहेवियर उनके मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं. तो डाइपोल का बिहेवियर मटेरियल के बिहेवियर को डिसाइड करता है. इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ठीक, क्योंकि वो मटेरियल के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है. तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम एक छोटा सा बना लेते हैं और लार्ज इसके मतलब पेपर पे बना रहे हैं तो हम इस तरीके से एक निगेटिव चार्ज और इक्वली ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज को 2l डिस्टेंस पर रखते हैं. 2l डिस्टेंस क्योंकि कैलकुलेशन में l की जगह 2l थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी कर देता है तो हम डिस्टेंस को l की जगह 2l ले लेते हैं. ठीक, अब ये जो क्वांटिटी एक है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. ठीक, इस क्वांटिटी को डाइपोल का बिहेवियर समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते देखा गया, इसलिए इसको हमने डिफाइन किया. हमने कहा चार्ज इनटू separation between the two charge is defined as dipole moment. कहाँ इसका रोल आएगा वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वांटिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डाइपोल की स्ट्रेंथ, डाइपोल के बिहेवियर को समझने में. तो क्या है ये क्वांटिटी? डाइपोल मोमेंट. कैसे डिफाइन की? वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. It is defined as dipole moment. इसको P अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, और इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. तो डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने समझी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? चार्ज इनटू सेपरेशन मींस कूलम इनटू मीटर. ठीक,
क्यों डाइपोल को पढ़ना ज़रूरी है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ मटीरियल आर फॉर्मिंग डाइपोल. So behavior of material depends upon molecule and molecules are forming dipole. So behavior of material actually depends upon behavior of their dipoles formed by their molecules. इसलिए हम dipole को पढ़ रहे हैं. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल या टू चार्ज सिस्टम. कैसा सिस्टम? जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज 2L डिस्टेंस पर, बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखा हो. छोटी डिस्टेंस यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि इस इतनी छोटी डिस्टेंस से किसी भी प्रैक्टिकल डिस्टेंस पॉइंट पर अगर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसके सेंटर को ओरिजिन मानते हुए यहाँ से उस पॉइंट पर जहाँ फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस को r मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. और ये डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस से बहुत बड़ी होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की डिस्टेंस है. और ये कोई भी प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ डिस्टेंस है वो r रियल लाइफ डिस्टेंस होगी. तो ये L r से बहुत बहुत छोटा तो होना ही है. तो अब आते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज सिस्टम में सीखेंगे और यही हर तरह के सिस्टम में अप्लाई हो जाएगी. तो मान लो कि इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं P. इस पॉइंट की डिस्टेंस इस डाइपोल के सेंटर से r है. मतलब समझ लो कि डाइपोल के सेंटर को ओरिजिन मानकर इससे सारी डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे. तो अब यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है. बड़ा सिंपल सा केस है. हमने कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है तो क्योंकि दो चार्जेस हैं तो इसलिए प्लस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और माइनस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए. तो तरीका क्या है? जब कभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो जैसे फोर्स कैलकुलेट करते समय हमको फोर्स का डायरेक्शन पहले डिसाइड करके और उसका वेक्टर ड्रॉ करना होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर, उसका डायरेक्शन पहले डिसाइड करके ड्रॉ करना होगा. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम रखा हुआ है. इमेजिन करेंगे, ठीक. और इस पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज की वजह से किधर फोर्स लगेगा? टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज. तो हमने एक निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स वेक्टर है वो बना दिया इस तरीके से. देखो, इस पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिस्कस किया था, समझा था, तो हमने कहा था जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ, पॉजिटिव चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज पर. तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी. और क्योंकि ये निगेटिव चार्ज की वजह से है तो हमने यहाँ पर इसको छोटा सा नीचे लिख दिया, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉजिटिव चार्ज की जो इम्पोर्टेंस है बस वो डायरेक्शन को डिसाइड करने तक ही है. सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगा. तो हमें फिर से याद करना एक बार कि भाई लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाना है. तो ये हो गया इसका रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज का. जिधर फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो अब हमने देखा कि दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है. केवल ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस की इस पॉइंट से अलग अलग है. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इस पॉइंट पर कितनी होगी? इन दोनों का वेक्टर सम. केवल अच्छा, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग किसका फील्ड होगा? जो चार्ज इस पॉइंट के पास में है। तो हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमने लर्न किया के जिसकी फील्ड है वो चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसको यूज करते हुए हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो लिखी के क्यू अपॉन आर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एल। ठीक, तो के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर से कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस है तो आर, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं इसको तुम एक्स ले लो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स अगर है तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बोलो, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आर हमने सेंटर से डिस्टेंस ली हुई है। इसी तरह से निगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर प्लस एल। तो निगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स फील्ड हो गई के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर आपके फ्रैक्शन ये बचा, इसको आपने एलसीएम लेकर जब सॉल्व किया तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करिए। इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास इसका 2RL बचेगा और इसका 2RL बचेगा और दोनों प्लस साइन के साथ होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो तुम्हारे पास जो क्वांटिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए। के को अलग रखो, तुम्हें पता है कि के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ तो इसको तो हम के फॉर्म में अलग रिप्रेजेंटेड रखते हैं। 2 अलग कर दो, और तुम्हें पता है कि Q × 2L डाइपोल मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने Q × 2L ये अलग अरेंज किया, साथ में ये R और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि प्रैक्टिकल डिस्टेंसेस जो है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से बहुत बड़ी होंगी, तो हमने इस कंडीशन को यहाँ रख दिया, L को इग्नोर किया तो L स्क्वायर को, तो यहाँ पर R स्क्वायर टू द पावर 2 दैट इज R टू द पावर 4 बचता है, और R टू द पावर 4 इस R से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा R क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस एनी पॉइंट, Q इंटू डाइपोल मूवमेंट अपॉन R क्यूब। इसको अगर आप डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिखें तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस विल बी K डाइपोल मूवमेंट अपॉन R क्यूब। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी K, और राइट साइड में डाइपोल मूवमेंट ही तो वेक्टर है, तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब ऑब्वियसली अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल लग रहे हैं, इक्वल रखे गए हैं, तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस। तो आपका डाइपोल का निगेटिव चार्ज इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरह से है, तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड, दोनों की वजह से फील्ड तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर रिजल्टेंट फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में है, यानी -Q से +Q की तरफ। तो ये है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। तो इसको हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक,
इस पॉइंट को लिख लेना है और बॉक्स में हाईलाइट करके लिखना है। तो अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की साइड में है तो भी एक्सिस के अलोंग और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, और अगर ये निगेटिव चार्ज की तरफ होगा इस तरफ, तो भी एक्सिस के अलोंग और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। ये आपको समझना है। इधर होगा तो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इधर होगा तो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है, कूलम्बियन फोर्स, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, दो चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर आ रही है डाइपोल की वजह से, वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। अगर इन दो चार्जेस की वजह से आप फोर्स निकालते इस पॉइंट पर किसी चार्ज पर, मतलब फोर्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन दोनों चार्जेस की वजह से आप इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग देखो, तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, निगेटिव चार्ज, 1/r² के प्रोपोर्शनल। लेकिन जब दोनों चार्जेस को एक साथ कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है पॉइंट चार्ज की वजह से। दो चार्जेस के बीच फोर्स 1/r² इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दिस इज ड्यू टू डाइपोल, वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच रिलेशन। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और बैकग्राउंड में ध्यान रखना कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक्सिस पर किसी पॉइंट पर नहीं, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर। तो अब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी जो लाइन है उस पर किसी पॉइंट पर। मान लो कि ये डिस्टेंस है r, और जो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना सबसे पहला काम है, और उसके लिए हमको यहाँ पर इमेजिन करना होगा कि मान लो यहाँ पर अगर एक +1 कूलम का चार्ज रखा होता, +1 कूलम का चार्ज अगर रखा होता, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर लगता, टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज और अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये होता फोर्स की डायरेक्शन। तो बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई निगेटिव चार्ज की वजह से। तो हमने इसको लिख दिया E-Q। इसी तरह से इसकी वजह से जब फील्ड पता करनी है तो इस पर इसकी वजह से फोर्स रिपल्सिव होगा, वो भी लाइन के अलोंग। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर +Q की वजह से, और इसीलिए ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई। अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। सबसे अच्छा आसान मेथड होता है आप रिजॉल्व कर लो वेक्टर्स को। तो हम अगर इन्हें रिजॉल्व करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है उसका एक कंपोनेंट आप इस एक्सिस को
एक्स एक्सिस या एक रेफरेंस एक्सिस मानते हुए रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक कंपोनेंट, और ऑब्वियसली ये हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट। ठीक, इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज का कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होना चाहिए, इसका एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए। तो अब जरा इन कंपोनेंट्स की कॉस या साइन होने को डिसाइड कर लेते हैं। मान लो कि ये एंगल, बेटर है इसको मान लेते, इस एंगल को मान लो थीटा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब ये अगर थीटा है तो सोचो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इस वाले एंगल को देखो, ये थीटा है अगर, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्योंकि जिधर थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा, ये ब्लू एरो जो है वो हो जाएगा ई ड्यू टू निगेटिव चार्ज साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के लिए ये थीटा यहाँ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा ई, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा, इसी में ऐड करके लिख देते हैं ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज साइन थीटा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है जबकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल भी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंपोनेंट देखो, तो आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी उसको क्या लिखोगे, ई ड्यू टू प्लस क्यू क्या लिखोगे, के, जिसकी फील्ड है वो चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, डिस्टेंस स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप और ये कॉस थीटा साथ में ऐड कर दो, अगर आप निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लिखो तो क्या लिखोगे, निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ई माइनस क्यू कॉस थीटा विल बी रिटन एज के, जिसकी वजह से फील्ड है वो चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। अब ध्यान करना, यहाँ पर हमने क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ पे निगेटिव चार्ज की निगेटिव होने को यहीं पे कंसीडर कर लिया है, तो इस जगह पर हम फिर साइन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल दिख रहे हैं ना, क्योंकि थीटा एंगल तो बराबर है, एक्स भी बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड है वो सिर्फ इन दो कंपोनेंट की वजह से बचेगी। तो हम कहेंगे कि नेट फील्ड इज इक्वल टू नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको एक और नाम भी देते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर जो नेट फील्ड आएगी वो हो जाएगी ई प्लस क्यू साइन थीटा प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। अब हमें पता है कि जो ई ड्यू टू प्लस क्यू है और ई ड्यू टू माइनस क्यू है उनकी वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। हमें पता है कि ये इक्वल है, तो हम इसको ई मान लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी
ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा सिंपली 2e साइन थीटा। चलो अब वैल्यूज रखते हैं। 2e की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आप ट्राइंगल से नोट करिए। तो इस ट्राइंगल से अगर तुम देखो तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस है आपकी l, और ये डिस्टेंस भी है l, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा की रख देते हैं, परपेंडिकुलर दैट इज l अपॉन हाइपोटेनस दैट इज x। तो आपका ये इक्वेशन हो गया 2kql अपॉन x क्यूब। अब k अलग रखो, q इंटू 2l यानी डाइपोल मोमेंट फिर से पिक्चर में आ गया, जो कि बताता है कि क्यों डाइपोल मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। तुम देखो हर एक्सप्रेशन में ये ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। और अब x की वैल्यू भी ट्राइंगल से लिख लेते हैं। x हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x की जगह लिख लेंगे अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और फिर x का क्यूब है तो ये क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमको। सिंपल है, हमें पता है कि प्रैक्टिकली सारी डिस्टेंसेस यानी r l से काफ़ी बड़ी होंगी, तो l को हम इग्नोर कर देंगे, l स्क्वायर को, और l स्क्वायर को इग्नोर करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आकर r बचेगा और साथ में ये पावर 3। तो ये सिंपल ई नेट हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन के डाइपोल मोमेंट p अपॉन r क्यूब। अब इसको भी एनालाइज करके हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस निकालते हैं डाइपोल की वजह से, E ड्यू टू डाइपोल, एक्सिस पर, तो याद है वो कितनी आई थी, K 2kp अपॉन r क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी वैल्यू आई है kp अपॉन r क्यूब। मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जस्ट डबल है। यहाँ पे ये करेक्शन कर लो बेटा, ये 2 हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, इस 2 को साथ में ऐड कर लो, तो यहाँ पर भी ये 2 साथ में रहेगा, तो यहाँ पर भी ये 2 साथ में रहेगा, 2kp अपॉन r क्यूब कर लो इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फील्ड की डायरेक्शन। देखो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी ये है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो तुम ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही है वो इस डाइपोल मूवमेंट की एकदम उल्टी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी जस्ट ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। तो हम लोग लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस विल बी ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट बट पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिखना पड़ेगा कि ये पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट है लेकिन ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। ठीक, तो इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करके नोट कर लेंगे। और अब हम दोनों सिंपल केस का यूज करके बहुत सिंपल स्टेप्स में किसी भी एंगल पर, किसी भी पोजीशन पॉइंट पर P पर इन दोनों चार्जेस की वजह से यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो एट एन एंगल थीटा फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ध्यान करो, जो दोनों केसेस हमने किए हैं उसमें डाइपोल के
ये निगेटिव चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब डाइपोल की एक्सिस पर फील्ड निकाली थी तो वो पॉइंट डाइपोल मोमेंट की लाइन में होता था। सिमिलरली जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड निकाली थी तो वो पॉइंट डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होता था। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर बेस बनाओ। तो ये दोनों केसेस ऐसे हैं, एक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट है, एक डाइपोल मोमेंट की लाइन के अलोंग पॉइंट है, और इन दोनों पर फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू आई थी 2kp अपॉन आर क्यूब, और उसकी डायरेक्शन आई थी p की अलोंग। ये थी फील्ड की डायरेक्शन और ये थी फील्ड की वैल्यू। और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आई थी डाइपोल मोमेंट के पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू आई थी kp अपॉन आर क्यूब। अब बस हमको क्या करना है, इन दोनों सिंपल केसेस का एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। हम इस डाइपोल के मोमेंट को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, एक अलोंग द लाइन जहाँ पर हमको फील्ड पता करनी है उस लाइन के अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस P को रिजॉल्व करूं तो एक तो हो जाएगा ये P का एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये जो कंपोनेंट है ये होगा P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये, और ये हो जाएगा P sin थीटा। तो अब ये P की वजह से या डाइपोल की वजह से फील्ड इस पॉइंट पर दो पार्ट में टूट गया। ये पूरा प्रॉब्लम, एक P cos थीटा के अलोंग फील्ड निकाल ले, दूसरा P sin थीटा के परपेंडिकुलर निकाल ले, और दोनों को वेक्टर सम कर दे तो हमें रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। तो अब हम इस P को एक डाइपोल ना देख के इसको रिजॉल्व करके इसको दो डाइपोल देखेंगे। एक डाइपोल P cos थीटा है जिसकी एक्सिस के अलोंग फील्ड, तो हमें पता है कि एक्सिस के अलोंग जो फील्ड है वो डायरेक्शन में तो इसी लाइन के अलोंग होगी, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी इसको हम कह देते हैं E1, उसकी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2k, और डाइपोल मोमेंट क्या है, P नहीं, P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली इसकी वजह से तो डिसाइड हो गई। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इसके पैरेलल और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वजह से इसके पैरेलल और डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट, ये देखो इसके पैरेलल हो गई और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, kp अपॉन आर क्यूब। तो इस फील्ड को हम लिख लेते हैं E2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P नहीं है, P sin थीटा है, P sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक, आर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट P की डिस्टेंस। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल है, ये इसके अलोंग है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। नेट फील्ड एट एनी पोजीशन कैन बी रिटन एज अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वैल्यूज रख दी इन दोनों की,
वैल्यूज रखकर जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं। देखो 2kp अपॉन आर क्यूब स्क्वायर, इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो सिंपली 2 नहीं बेटा kp अपॉन आर क्यूब बाहर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ है तो अंदर बचेगा ये 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक करके ऐसे लिख लो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर 1 हो जाएगा। तो जो नेट फील्ड आपकी आएगी एट एनी पोजीशन वो ये आ जाएगी सिंपली kp अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रख दो, ये देखो थीटा, ये थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो एक्सिस मिलेगा, थीटा की वैल्यू 90 रख दो तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर पॉइंट P मिल जाएगा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये 3 प्लस 1 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2। तो थीटा इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2kp आर क्यूब, जो कि सचमुच है वैल्यू। और अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रख दो तो ये चला जाएगा और आपके पास सिर्फ kp अपॉन आर क्यूब रह जाएगा क्योंकि अंडर रूट 1 इज़ 1। तो E की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर kp अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये दोनों प्रूफ करते हैं कि जो डिराइव किया वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ और डाइपोल को अगर किसी फील्ड में एक्सटर्नल रख दें तो क्या असर उस डाइपोल पे होता है, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।